दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न कमाने के लिए किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे एनालिसिस किए जाते हैं। इन सभी एनालिसिस में मैनेजमेंट एनालिसिस भी है, बिजनेस एनालिसिस भी है, फाइनेंशियल एनालिसिस भी है, वैल्यूएशन एनालिसिस भी है, एक्सेट्रा 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 बहुत सारे एनालिसिस है। उन सभी में जो प्रमुख रोल प्ले करता है दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फाइनेंशियल एनालिसिस की और समझाऊंगा आपको कि किस तरह से आप एक बेहतर फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 8 ऐसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल पैरामीटर बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। जो लोग अभी तक स्टॉक मार्केट के लिए नए हैं, मैंने स्टॉक मार्केट पे पूरा एक कोर्स डेवलप किया है, उस कोर्स को जाके आप आई बटन पर देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम अगर कुछ बातों का ध्यान रखें फाइनेंशियल एनालिसिस में तो हम बहुत ही अच्छी कंपनियों को चुन सकते हैं और उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का रंग पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस फाइनेंशियल एनालिसिस के जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली क्वालिफाइड हो। अगर आप थोड़ा बहुत फाइनेंस भी समझते होंगे तो भी आप अच्छे से इसका फायदा ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपका स्वागत है फिनवर्ल्ड में। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस की कि किस तरह से फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है किसी स्टॉक का। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने एक मार्केट से लाइव केस लिया है, वो है आईटीसी लिमिटेड का। आईटीसी लिमिटेड नोन फॉर सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, बट बीते कुछ सालों से वो अदर सेगमेंट में भी अपने आप को एक्सपांड कर रही है। एफएमसीजी है, पेपर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज की इस पूरे एपिसोड में मैं आपको आईटीसी के फाइनेंशियल्स लेके आगे चलता रहूंगा और उसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। दोस्तों, जब भी बात आती है फाइनेंशियल एनालिसिस के डिस्कशन की तो हमेशा जो सबसे पहले नाम दिमाग में आता है वो होता है एनुअल रिपोर्ट। दोस्तों, हर साल लिस्टेड कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट छापती है। एनुअल रिपोर्ट में उनके बीते हुए साल का सारा लेखा जोखा रहता है और ये लेखा जोखा मेजरली 3 स्टेटमेंट में बयान किया जाता है। पहला जो स्टेटमेंट रहता है वो रहता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेकंड है दोस्तों बैलेंस शीट एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों ही बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में। आइए हम तीनों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले जो लोग नहीं जानते कि ये एनुअल रिपोर्ट कहां से मिल सकता है, दोस्तों जितनी भी एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो उस रेस्पेक्टिव कंपनी की वेबसाइट पर जाके इन्वेस्टर सेक्शन में जाकर मिल सकती है। अगर वहां पर नहीं मिले, कुछ छोटी कंपनियों में ये जनरली नहीं मिलता है, तो उस केस में आप बीएससी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां से भी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है दोस्तों screener.in। मैं सारा फाइनेंशियल डेटा वहां से गैदर करता हूं और फिर फर्दर एनालिसिस करता हूं। आज की इस वीडियो के लिए भी मैंने सारा फाइनेंशियल डेटा screener.in से ही डाउनलोड किया है। अगर आप लोग screener.in के लिए नए हैं तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और वहां से जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे जो महत्वपूर्ण आइटम है वो होता है सेल्स, उस कंपनी का टर्नओवर, कि वो कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है साल दर साल अपने कस्टमर से। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईटीसी ने मार्च 2010 में जो अपना टर्नओवर रिकॉर्ड किया है वो है 19,127 करोड़ रुपए। मार्च 19 तक आते आते ये टर्नओवर हो गया है 48,353 करोड़ रुपए। अगर मैं बात करूं मार्च 2010 से मार्च 2019 के बीच में इस कंपनी ने तकरीबन अपना टर्नओवर 2.5 गुना कर दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। हर साल ये कंपनी तकरीबन एनुअल बेसिस पे मैं देखूं तो मार्च 2014 तक तकरीबन 17-18% से ग्रो हुई है। उसके बाद ग्रोथ रेट में थोड़ी सी डाउन टर्न आया है और मार्च 19 में ये 11% से ग्रो हुई है। अगर मैं पिछले 10 साल का डेटा का CAGR निकालूं तो पिछले 10 साल में जो सेल्स ग्रोथ है वो है 10.90%, 7 साल में 9%, 5 साल का डेटा है दोस्तों 6.5% और 3 साल का डेटा है 7.3%। ये दिखाता है इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में 10.90 CAGR से अपना टर्नओवर ग्रो करती रही है और ये एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरी नंबर है। अगर स्क्रीन पर नजर डालें, मार्च 2016, 17, 18 में इस कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी नहीं है। उसकी वजह से इसका जो 10 साल का CAGR का ग्रोथ है वो थोड़ा सा नीचे हमें दिखाई दे रहा है। अदरवाइज सेम ग्रोथ रेट मार्च 11-12 का कंटिन्यू हो रहा होता तो ये कंपनी 12 से भी ऊपर CAGR रिटर्न देती, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर हो सकता था।
दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में टर्नओवर के बाद, रेवेन्यू के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज प्रॉफिट। दोस्तों प्रॉफिट को दो पार्ट्स में बांटा है मैंने डिस्कशन के लिए, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक है नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब है प्रॉफिट का एक ऐसा हिस्सा जो कंपनी अपने ऑपरेशन से कमा रही है, प्योरली फ्रॉम ऑपरेशन से कमा रही है। प्रॉफिट का एक ऐसा हिस्सा जो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का है, और नेट प्रॉफिट दूसरी तरफ जो इन सभी को घटाने के बाद आता है। और ये नेट प्रॉफिट का फिगर ही है जो कंपनी फाइनली अपने बैलेंस शीट में लेके जा सकती है, और इस नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को बांटा जाता है। आइए आईटीसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मार्च 2010 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 6,351 करोड़ रुपए, और मार्च 2019 तक आते आते ये हो गया है 18,545 करोड़ रुपए। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यहां पर है कि ये जो परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो मार्च 2010 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 33%, जो कि मार्च 19 तक आते आते 38% हो गया है। एक सिग्निफिकेंट जंप, एक अच्छा जंप इस कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन में लेकर आई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी हेल्दी है, और ये हमें दिखाते हैं कि कंपनी कितने अच्छे से अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है। सेम वे अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने मार्च 2010 में प्रॉफिट कमाया था 4,211 करोड़ रुपए, जो कि मार्च 2019 यानी 10 साल बाद हो गया है तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए, यानी 3 गुना इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। अगर मैं मार्च 2010 की बात करूं, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन था 22%, जो कि बढ़कर 27% हो गया है मार्च 2019 में। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रेवेन्यू और प्रॉफिट को डिस्कशन करने के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो होता है टैक्सेशन का। टैक्सेशन एक ऐसा पार्ट जिसमें कंपनी जो भी अपना प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट में सर्टेन पार्ट सरकार को जमा करा देती है। आइए आईटीसी ऊपर नजर डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आईटीसी ने मार्च 2010 में तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कराया है सरकार को, और ये टैक्सेशन फिगर हर साल बढ़ रहा है, और मार्च 2019 में ये वैल्यू हो गई है 6,314 करोड़ रुपए। अगर मैं इसको ऐसे परसेंटेज टर्म में आपको डिस्क्राइब करूं तो आप देख सकते हैं मार्च 2010 में तकरीबन 33% के आसपास टैक्स था, और ये टैक्स रेट थ्रू आउट द टेन्योर मेंटेन हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा आईटीसी अक्रॉस द दीज 10 इयर्स अपने अच्छे से टैक्स जमा करा रही है। एवरेज जो टैक्स का रेट है हमारे देश में 30% के आसपास है, और उसी 30% के आसपास आईटीसी का फिगर हमें उनके फाइनेंशियल एनालिसिस से मालूम चला। ये दिखाता है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के बारे में, ये दिखाता है किसी भी तरह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई लोचा नहीं है कंपनी का। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो फर्दर एनालिसिस करने के लिए चीजें हैं हमारे लिए वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से मतलब है कि क्या उस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट सफिशिएंट हैं कि अपने वो लेंडर्स का पेमेंट कर पाए। दोस्तों अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला इसका बनता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ये नंबर ऑफ टाइम्स में निकल कर आएगा फाइनल वैल्यू, और जितना ही वैल्यू हायर होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं आईटीसी के केस में मार्च 2010 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 6,351 करोड़ रुपए, और इनका इंटरेस्ट था 92 करोड़ रुपीस ओनली। तो जो रेशियो निकल कर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ये आता है तकरीबन 70 टाइम्स का। सेम वे अगर मैं अक्रॉस द टेन्योर अगर रेशियो निकालने जाऊं तो हर साल रेशियो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, और मार्च 2019 में आके ये रेशियो हो गया 259 टाइम्स। दोस्तों ये बहुत ही सॉलिड नंबर है। ये दिखाता है कि उस कंपनी की कितनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है कि वो कंपनी लेंडर्स को पेमेंट करने के बाद भी एक अच्छा खासा चंक रेवेन्यू को कमा रही है शेयर होल्डर के लिए। अभी तक हमने एनालिसिस किया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, कुछ आइटम समझे, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे समझे कि जिसका हम फायदा उठा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो एनालिसिस में। आइए अब मूव करते हैं बैलेंस शीट की तरफ और समझते हैं कि बैलेंस शीट में से कौन कौन से महत्वपूर्ण आइटम है जो हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में जो प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर होना चाहिए दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका मतलब है कि टोटल ओवरऑल कैपिटल कंपोजिशन का कितना परसेंटेज बाहर से एज ए डेट एज ए बोरिंग उठाया हुआ है और कितना परसेंटेज कंपनी ने खुद शेयर होल्डर के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला बनता है टोटल बोरिंग्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स मींस टोटल शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स।
अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 आता है तो इसका मतलब है उस कंपनी ने 100 रुपीज ही मार्केट से बोरिंग लिया, फिर 100 रुपीज कैपिटल, टोटल 200 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, तभी तो डेट 100 डिवाइड बाय इंटरनल कैपिटल 100 इज इक्वल टू 1। जैसे जैसे डेट का वैल्यू बढ़ता चले जाएगा ये रेशियो 1 से ऊपर होता चले जाएगा, और जैसे जैसे डेट नीचे आने लगेगा, बोरिंग्स नीचे आने लगेगी, ये रेशियो लेस देन 1 होता चले जाएगा। दोस्तों आइए आईटीसी को समझते हैं कि आईटीसी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या कहता है। जैसे कि आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं, मार्च 2010 में आईटीसी का शेयर कैपिटल था 382 रुपए, टोटल रिजर्व थे 14,000 करोड़ रुपए के आसपास, और मार्च 2019 तक आते आते शेयर कैपिटल बढ़ गया है 1226 करोड़ रुपए, और टोटल रिजर्व्स है 57,915 करोड़ रुपए। बोरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो बोरिंग्स है दोस्तों 111 करोड़ रुपए स्टैंड करती है 31 मार्च 2010 को, और मार्च 2019 में ये केवल और केवल 13 करोड़ रुपए के बोरिंग है। इस कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है, बहुत ही छोटे अमाउंट का डेट है, और अगर मैं पॉइंट्स में कैलकुलेट करूं तो 0.01% यानी नेग्लिजिबल डेट इस कंपनी की बैलेंस शीट में खड़ा हुआ है, और वो भी साल दर साल हर साल डेट कंपनी पेमेंट करती जा रही है, और मार्च 2019 में ओनली 13 करोड़ का डेट इस कंपनी की बैलेंस शीट में खड़ा हुआ है। दोस्तों इस डेट की वैल्यू में शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट दोनों काउंट किए हुए हैं। इन दोनों डेट का वैल्यू मार्च 2010 से मार्च 2019 के बैलेंस शीट में आईटीसी ने बहुत ही सिग्निफिकेंट तरह से कम हुआ है, और जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का वो सारा इंटरनल एक्रूवल से आया हुआ है, बाहर से कोई बोरिंग नहीं है, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में डेट टू इक्विटी रेशियो के बाद जो एनालिसिस करने की चीज है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो दोस्तों किसी भी कंपनी की करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो बनता है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स एक ऐसी असेट्स होता है ओवरऑल कंपनी के बैलेंस शीट में जो कि अगले 1 साल में कंज्यूम हो जाएगी, और करंट लायबिलिटीज सेम वे ऐसी लायबिलिटीज उनकी टोटल लायबिलिटीज जो अगले 1 सालों में पे हो जाएंगी। करंट असेट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे इन्वेंट्रीज है, कंपनी अपनी इन्वेंट्रीज को कंज्यूम कर लेगी अगले 1 साल में और उसे एज ए फिनिश्ड गुड्स बना के मार्केट में सेल कर देगी। डेटर्स हैं, डेटर से पैसा हमें मिल जाएगा अगले 1 साल में और हमें उसे अपने बिजनेस में यूज कर लेंगे। सेम वे कैश है और भी शॉर्ट टर्म कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं और जो कि अगले 1 साल में लिक्विडेट किए जा सकते हैं। सेम वे अगर मैं करंट लायबिलिटीज की बात करूं तो ऑल सच लायबिलिटीज जो कि अगले 1 साल में पेड ऑफ हो जाएंगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने माल उधार लिया है उन्हें हमें पेमेंट करना होगा, बिजली के बिल है, सैलरीज है, कुछ अगर आउटस्टैंडिंग रह जाती है लायबिलिटीज, वो सब करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनेंगे। करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज बनता है करंट रेशियो। जब भी ये रेशियो 1 से ऊपर होगा तो ये हमें दिखाता है उस कंपनी में करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज कंपेयर में ज्यादा है, तो वो कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम करंट असेट्स से अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है और किसी भी तरह का वर्किंग कैपिटल क्रंच उस कंपनी को नहीं होना चाहिए। आइए आईटीसी केस में नजर डालते हैं और देखते हैं करंट रेशियो आईटीसी का क्या कहता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आईटीसी की करंट लायबिलिटीज है मार्च 2010 में 9,600 करोड़ रुपए जो कि बढ़कर 11,743 करोड़ रुपए हो गई है मार्च 2019 में। सेम वे इनकी करंट असेट्स है 9,371 करोड़ रुपए मार्च 2010 में जो कि बढ़कर 20,204 करोड़ रुपए हो गई है मार्च 2019 आते आते। अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं तो दोस्तों ये रेशियो बनता है मार्च 2010 में 0.97 जो कि 1 से कम है। ये दिखाता है कि इस कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल का थोड़ा ट्रबल है मार्च 2010 में, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 9 सालों में इस कंपनी ने बहुत अच्छे से अपने करंट रेशियो को इंप्रूव किया है और करंट रेशियो मार्च 2019 में इस कंपनी स्टैंड करता है 1.84 टाइम्स जो कि बहुत ही एक अच्छा नंबर है। वो दिखाता है कि ये कंपनी इजीली अपने करंट सेट से पैसा ले सकती है और करंट लायबिलिटीज को पेड ऑफ कर सकती है बिना किसी वर्किंग कैपिटल ट्रबल के। यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू है ये स्कैनर.इन से लिया गया है। एक्चुअल वैल्यू एनुअल रिपोर्ट्स में कुछ स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है कुछ असेट के रिवर्स क्लासिफिकेशन के चक्कर में। दोस्तों हमने बात की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, हमने बात की बैलेंस शीट की, अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट की, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस बिना कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस के कंप्लीट नहीं हो पाएगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट प्रोवाइड करता है उस कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस के में। आइए मूव करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में जनरली 3 तरह के आपको आइटम दिखेंगे।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दोस्तों आइए इन तीनों आइटम को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि वो सारी एक्टिविटीज जो कंपनी के प्राइमरी, जो कंपनी की बेसिक ऑपरेशन से जनरेट होती है और वहां से जो कैश जनरेट होता है वो कहलाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन। उसके डेटर से पैसा मिल रहा है, उसके क्रेडिटर को पैसा जा रहा है, उसके सेल से जो पैसा आ रहा है, ये सारी चीजें रहेंगी दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेशन, जो उसके बेसिक ऑपरेशन से जनरेट हो रही है। दूसरा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश का सोर्स जहां इन्वेस्टमेंट से आ रहा है वो सारा रहेगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। कंपनी कहीं इन्वेस्ट करती है, पैसा चले जाता है, वो सारा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। कंपनी अगर वो इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करती है, पैसा कंपनी में आता है, वो सारा CFI में इंक्लूड किया जाएगा। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करूं, जहां भी फाइनेंस से रिलेटेड कैश में बदलाव आता है, वो सारी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्लासिफाई की जाएगी। कंपनी कहीं से बोरिंग लेकर आती है, कंपनी पर भी बोरिंग चुकाती है, ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई की जाएंगी। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, इन तीनों को कंबाइन करने के बाद ही किसी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। आप जब भी किसी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, वहां मुझे 3 हेड्स दिखाई देंगे और इन तीनों को मिलाने के बाद ही एक कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। इतना समझने के बाद हमें आइडिया लग गया होगा कि हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जो अपना मेजर पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न करती है, जहां पर मेजर कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न किया जाता है और उसका डिप्लॉयमेंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किया जा सकता है और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी किया जाता है। आइए आईटीसी को नजर डालते हैं और देखते हैं आईटीसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या समझाता है। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईटीसी ने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मार्च 2010 में 4,457 करोड़ रुपए का कैश अर्न किया था, कैश लेकर आई थी और मार्च 2019 तक ये फिगर आके 12,583 करोड़ रुपए हो गया है। सेम वे अगर मैं बात करूं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये -3360 रुपए मार्च 2010 में और मार्च 2019 में ये -5500 करोड़ रुपए है। दोस्तों माइनस फिगर का मतलब है इस कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश दिया है, वहां से कुछ कैश लेकर नहीं आई है। सेम वे अगर मैं नजर मारूं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर, तो इसका मतलब है मार्च 2010 में ये फिगर नेगेटिव था, सेम फिगर नेगेटिव कंटिन्यू किया है मार्च 2019 में, ये फिगर स्टैंड करता है 6,869 करोड़ रुपए। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव फिगर का मतलब है दोस्तों इस कंपनी में अपनी फाइनेंसिंग लायबिलिटीज को चुकाई है और ये हम वेरीफाई कर सकते हैं बैलेंस शीट के आइटम से, जहां पर हमने देखा था साल दर साल इस कंपनी की बोरिंग्स कम होती जा रही है। बोरिंग्स कम होने का मतलब है ये कंपनी अपनी बोरिंग्स को चुका रही है और उसका इंपैक्ट हम अपने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देख सकते हैं कि ये कंपनी धीरे धीरे अपने बोरिंग्स चुका रही है, इसलिए ये फिगर यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है। अगर ये कंपनी बोरिंग्स ले रही होती, डेट ले रही होती मार्केट से, तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव रहता और बोरिंग्स और डेट इसके बैलेंस शीट में आकर खड़ा हो जाता, क्योंकि कंपनी के पास कैश आ रहा है, उस केस में कैश जा नहीं रहा। दोस्तों अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं तो नेट कैश फ्लो में देखूंगा मार्च 2010 में इस कंपनी के पास था 27 करोड़ रुपए और मार्च 2019 तक आते आते ये हो गया है 170 करोड़ रुपए के आसपास। बीच में ऐसा कुछ 1-2 साल भी है जब इस कंपनी के पास नेगेटिव कैश फ्लो रहा है ओवरऑल, क्योंकि ये कंपनी अपने डेट का रिपेमेंट करती जा रही है और कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रही है अपने कैपेक्स प्लान के लिए, जिसका फायदा इस कंपनी को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। जब भी किसी कंपनी के सीएफओ में नेगेटिव फिगर दिखा रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करने का, वो कंपनी कभी भी आपको पैसा कमा कर नहीं देगी। जो कंपनी अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, जो कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश नहीं कमा पा रही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हमें शेयर होल्डर को क्या कमा कर देगी। ओवरऑल जो तीनों को कंबाइंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो दिखाता है कि कंपनी अपने इंटरनल एक्रूअल से ही सब कुछ मैनेज कर पा रही है। दोस्तों अभी तक हमने बात किया किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से हम बैलेंस शीट को एनालिसिस कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। ये तीनों इंडिपेंडेंट एनालिसिस करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में इनको जोड़कर देखना भी बहुत जरूरी है। आपको मैं एक बोनस टिप देता हूं जिससे कि आप किसी भी गंदी कंपनी में फंसने से बच सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है जो 100 रुपीज का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रही है और पूरा 100 रुपीज कैश में रिकवर कर रही है अपने डेटर से। दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी है जो लाख रुपए का सेल कर रही है और केवल 50,000 रुपए कैश में रिकवर कर रही है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो इस कंपनी का प्रॉफिट है केवल 10 रुपए, दूसरी कंपनी का प्रॉफिट रहेगा 10,000 रुपए, दोनों का 10% प्रॉफिट है। दोस्तों
अगर एज ए प्रोडक्ट इन्वेस्टर आप देखेंगे, ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो जितना भी सेल कर रही है पूरा का पूरा कैश अपने डेटर से रिकवर कर पा रही है। दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा वैल्यू में सेल कर रही है लेकिन पूरा का पूरा कैश उस कंपनी में नहीं आ पा रहा है। एज ए प्रोडक्ट इन्वेस्टर मैं चाहूंगा इस छोटी कंपनी में 100 रुपीज वाली कंपनी इन्वेस्ट किया जाए, बिकॉज ये बहुत एफिशिएंटली अपने कैश को मैनेज कर पा रही है। इसका कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मार्केट में उधार है, पूरा का पूरा कैश ये बाहर से लेकर आ रही है। और बड़ी जो कंपनी रहेगी इसको अपनी बाकी सभी जिम्मेदारियों को चुकाने के लिए बाहर मार्केट से डेट लेकर आना होगा, क्योंकि इसका खुद का पैसा ये मार्केट से रिकवर नहीं कर पा रही है। और जैसे ही कंपनी में डेट आएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो खराब होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खराब होना शुरू करेगा और ये कंपनी इन्वेस्टेबल कंपनी नहीं रह पाएगी। इसलिए दोस्तों हमें देखना बहुत आवश्यक है कि क्या उस कंपनी के प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए हैं या नहीं, या फिर वो कंपनी के बुकिश प्रॉफिट हमें दिखा रही है। इसको हम मेजर कर सकते हैं कि आप देखिए उस कंपनी के पिछले 10 सालों में कितना उसने प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उस कंपनी के पिछले 10 सालों में कितना है, सेम में उसके पिछले 10 सालों का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है। इन दोनों को आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले 10 सालों में जो इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है क्या एक्चुअली वो में प्रॉफिट रियलाइज हुआ है या नहीं। आइए आईटीसी वाले केस में नजर डालते हैं और देखते हैं कि आईटीसी कितने एफिशिएंट तरह से अपना कैश मैनेज कर पा रही है। दोस्तों जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पिछले 12 महीने का जो टोटल है आईटीसी का वो तो है तकरीबन 87,000 करोड़ रुपए, और पिछले 10 सालों का जो नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का वो भी तकरीबन 87,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं इस कंपनी ने जो भी पैसा का पिछले 10 सालों में कमाया वो एज ए कैश रियलाइज कर लिया, और ये बहुत ही अच्छा साइन है दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कोई कंपनी मान लीजिए पूरे 10 सालों में 1,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाती है बुक्स में, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में केवल 700 करोड़ रुपए है, तो इसका मतलब है वो कंपनी 300 करोड़ रुपए अभी अपने कैश में रियलाइज नहीं कर पाई है। और ऐसे पेपर प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है जो कैश में कन्वर्ट ना हो पाए। इसलिए दोस्तों हमेशा उन कंपनीज को ध्यान दीजिए जो कि अपने पेपर प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है। आइए मैं आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स देता हूं, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी कंपनियों को चुनाव कर सकते हैं। हमने डिस्कशन किया पहले सेल्स ग्रोथ का। ऑलवेज लुक फॉर कंपनीज जो कि अच्छी सेल्स ग्रोथ कर रही है, अच्छी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कर रही है। ये रेशियो तकरीबन 15% से ऊपर होना चाहिए। ऐसी कंपनियां जो 50% 40% ग्रोथ कर रही है दोस्तों, ऐसी कंपनीज के लिए मत जाइएगा, क्योंकि ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये सेल्स ग्रोथ रेट सस्टेनेबल नहीं है और ये कंपनी आपको फायदा नहीं दे पाएंगी। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी। ऑलवेज लुक फॉर कंपनीज जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बाकी उनके पीयर्स से अच्छा है। यू कैन लुक फॉर 8 to 10% का ये फिगर, लेकिन ये फिगर कोई अक्रॉस द इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसलिए आपको अमाउंट द पीयर्स देखना होगा कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ऑलवेज लुक फॉर कंपनीज जो कि बाकी सभी अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन रख रही है। टैक्स रेट बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स को समझने के लिए। अगर कोई कंपनी जो भी मार्केट में जो भी प्रिवेलिंग रेट है उस रेट के आसपास टैक्स दे रही है तो बहुत अच्छा साइन है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी कुछ टैक्स हॉलिडेज एंजॉय कर रही है, उस केस में टैक्स रेट स्वाभाविक है नीचे जाएगा। आपको स्पेसिफिकली कारण समझने होंगे कि ऐसा क्यों है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत जरूरी है कि जब भी कोई कंपनी अपने बुक्स में डेट कैरी करती है, ऑलवेज लुक फॉर कंपनीज जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 या 5 से अधिक हो। डेट टू इक्विटी रेशियो हमने डिस्कशन किया, डेट टू इक्विटी रेशियो बैलेंस शीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पर्सनली ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.50% से कम रहेगा। ऑलवेज लुक फॉर कंपनीज जिसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है और यही कैश फ्लो यूज किया जा रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कैटर करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो उस कंपनी के क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पिछले 10 सालों के और जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो दोनों टैली होना चाहिए। टैली से मेरा मतलब है कि नॉट 1-to-1 टैली, मेजॉरिटी टैली होना चाहिए। तो ये पूरे 8 पैरामीटर आपको एक अच्छी कंपनी का चुनाव करके देंगे। वो कंपनी आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं और चाहे तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरी वीडियो में मैंने आईटीसी केवल एग्जांपल के लिए लिया है, आप उसे रिकमेंडेशन ना समझें। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्लीज अधिक से अधिक लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए बाकी लोगों तक, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों मुझे आगे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।